आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से बिहार एसआई मेंस के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज़ पर वीडियो सीरीज़ चल रही है उसके वीडियो नंबर 7 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे जाइए और 1 से लेकर 6 तक वीडियो फिनिश करने के बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए। और बाकी जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद सारे नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और उसके बाद हमारे फ्री के टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। @study for civil services जाके वहाँ टाइप कर लीजिए या फिर डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए डिफरेंट पेड ग्रुप्स हमारे चलते रहते हैं। उन सब की जानकारी आपको इन दोनों नंबर पर कॉल करने के बाद मिलेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के सेक्शन के बारे में। तो 25 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ से सबसे पहला, ऑन विच रिवर इज़ द टिहरी डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ये वाला जो प्रोजेक्ट है टिहरी बांध परियोजना, ये कहाँ पे है, कौन सी नदी में, और ये वाला जो बांध है वो कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है ये भी बताइए। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भागीरथी नदी के ऊपर बना है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है और इसकी हाइट है 260 मीटर सी। दूसरा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी है। पहली बात तो रामगंगा नदी जो है वो भी गंगा नदी की सहायक नदी है और ये पड़ती है उत्तराखंड में। अच्छा, एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कौन से शहर से एंटर करती है, तो ये है बिजनौर। उसके बाद यहाँ पे रामगंगा जो स्वयं एक सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदी पूछी है, तो ये है कोह नदी बी। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जो है इसके जल के लिए कई सारे राज्यों में आपस में विवाद रहता है, तो कौन सा ऐसा प्रदेश है जो कि इस विवाद का हिस्सा नहीं है, उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो है मध्य प्रदेश। बाकी साल 1957 से लेकर अभी तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कृष्णा नदी के जल को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पे सीएम है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। भारत की मानक देशांतर रेखा जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री कहाँ से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश के अलावा 4 ऐसे और राज्य हैं जहाँ से ये पास होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से एग्जैक्ट बताना है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक छोटा सा टाउन है नैनी, वहाँ से ये निकलती है डी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जो कि इंडिया में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु, यानी इसके और अगर आप दूर जाएंगे पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तब आप इंडिया को पार कर जाएंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट बताइए, तो ये है किबिथु सी। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि एक्सेप्टेबल है वो है इंदिरा कोल जो कि सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है एक्चुअली, जो कि इंडिया की ही एक यूनियन टेरिटरी है, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कच्छ जिले के आसपास पड़ता है गुजरात के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। 29 का करेक्ट हो गया है सी। उसके बाद महाराष्ट्र जो है इंडिया में राज्य है महाराष्ट्र, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, इसका अस्तित्व कब हुआ, तो ये हुआ 1 मई 1960 से बी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पे सीएम है इस समय मिस्टर उद्धव ठाकरे। 30 दिसंबर 2018 को रॉस आइलैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डी। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? 31 का करेक्ट होगा डी। उसके बाद 32 नंबर में है कि कौन सा सही ऑप्शन है वो बताइए। इम्फाल और मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल ही तो है। ए को टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी कोहिमा जो है वो मिज़ोरम की नहीं, नागालैंड की राजधानी है। ऐजवाल जो है वो त्रिपुरा नहीं, मिज़ोरम की राजधानी है। ऐसे ही गंगटोक नागालैंड नहीं, सिक्किम की राजधानी है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है? तो यह है म्यांमार। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इन तीनों को मिला के 7 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इसके हिस्से हैं। सी, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और इस समय इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री है, हम लोग भी इसके हिस्से हैं। उसके बाद 34 नंबर में बताइए कि बांग्लादेश के साथ जो भारत की स्थल सीमा बनती है, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर लाइन, कितने किलोमीटर की बनती है? तो ये है 4096 डी। अगर सबसे बड़ी स्थल सीमा की बात करें, लैंड बॉर्डर, तो वो इंडिया बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पे करेंसी है टका। इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत केंद्र लेवल पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी? डायरकी यानी कि ट्रांसफ़र और रिजर्व्ड, 2 टाइप के सब्जेक्ट बन जाएंगे सेंट्रल लेवल पर। तो ऐसा कुछ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, बी। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये हुआ था कि ट्रांसफ़र और रिजर्व्ड सब्जेक्ट सेंटर के पास नहीं, स्टेट के पास होंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे सेंटर के पास 2 चीज़ें होंगी, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ पीपल, अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। ये भी हुआ था 1919 में। बाकी 1892 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें यह हुआ था कि जितने भी मेंबर हैं काउंसिल के, वो बजट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन का नोटिस देने के बाद। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वो पहला प्रयास था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करें, और इसीलिए इसके तहत 1 साल बाद 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया था। साल 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये वही एक्ट है जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी पोस्ट बदलकर कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा कंपनी के जो भी व्यापार संबंधित एक्टिविटीज़ थी उन सबको बंद कर दिया और कहा कि सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करिए। 36 नंबर में ये है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी। बाकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग और सी राजगोपालचारी जो हैं वो इंडिया के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल थे। मतलब वाइसराय के कंसेप्ट के बाद भी जो गवर्नर जनरल बने वो यही थे, और ये भारतीय मूल के पहले और आखिरी थे। लॉर्ड माउंटबेटन वही हैं जिन्होंने पार्टीशन के लिए और इंडिया की आज़ादी देने के लिए प्लान दिया था, माउंटबेटन प्लान। 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें गोविंद वल्लभ पंत कौन से एरिया से जीते थे? किस प्रांत से इन्होंने सरकार बनाई थी ये बताइए। तो ये हमारे अपने उत्तर प्रदेश, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, वहाँ से अपनी सरकार बनाई थी, ऑप्शन डी। और वो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, साल 1950 से लेकर 52 तक सबसे पहली बार बने थे। और इस समय इन्हीं के नाम पर देहरादून में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। साल 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे क्लीमेंट एटली, और यही
उस समय भी प्रधानमंत्री थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था साल 1947 में। ए, बाकी स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये वही लोग हैं जो कि क्रिप्स मिशन के साथ भारत आए थे। 24 अगस्त 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी कि जब तक संविधान नहीं बनता तब तक इंडिया पे शासन इन्हीं का होगा, ऐसा सोच के बनाया गया था। तो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अंतरिम सरकार में तो खैर सी राजगोपालचारी थे। सी, इनके बारे में डिस्कशन अभी हो चुका है थोड़ी देर पहले। और बाकी जो आज़ाद भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वल्लभ भाई पटेल वही हैं जिन्होंने इंडिया के यूनिटरी मतलब उसके एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है इतिहास में। और उस समय ये होता था कि कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे, कुछ रजवाड़े थे जो कि इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इनको ज़बरदस्ती बनवाया गया था इन्हीं के नेतृत्व में। बाकी राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति और 11 दिसंबर 1946 से एकदम आखिरी तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। संविधान सभा, इसकी सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो 6 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन बी। लेकिन इस समय यहाँ पे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, उस समय बनाया गया था सबसे वृद्ध मेंबर को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये वाला कंसेप्ट था फ्रांस का कि आपने भले ही किसी और को प्रेसिडेंट चुन लिया हो, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को सम्मान देने के लिए आपको एक आध दिन उन्हीं को प्रेसिडेंट चुनना होता है। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली साल 1950 में 24 जनवरी को आखिरी बार इनका सेशन हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, आज़ादी से पहले। डी। साल 1949 का भी साल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 26 नवंबर 1949 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को एक्सेप्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था ये तैयार है और आगे जाके अगर कोई संविधान बना तो यही बनेगा। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी रह चुके हैं, इनके जन्म दिवस के ओकेज़न पर देश में इस समय भी नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। बताइए इनका जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त को। ए। बाकी हर साल 12 जनवरी को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। हाथी जो है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये स्टेट एनिमल नहीं है, राजकीय पशु ये नहीं है? तो ये कर्नाटक, केरल और झारखंड में है, लेकिन मणिपुर में नहीं है। मणिपुर का जो इस समय राजकीय पशु है उसका नाम है संगाई डियर। और IUCN के हिसाब से इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है कि अगर इनके कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे आगे जाके। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ग्राम पंचायत के फॉर्मेशन के बारे में बात हुई है? तो ये आर्टिकल DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है और इसका नाम है आर्टिकल 40 बी। ग्राम पंचायत और जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है पंचायती राज करके, इसको संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73वें संविधान संशोधन के बाद, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इनमें से कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल है जिसके तहत स्टेट यानी राज्य या फिर अगर देश की बात कर रहे हैं तो पूरा देश, इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो देश हित में और कंट्री एज अ होल ग्रो करें, इस चीज़ का ये ध्यान दें। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर होती है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, और आर्टिकल है आर्टिकल 38 डी। बाकी जो आर्टिकल 112 है उसमें एनुअल बजट, और आर्टिकल के अंदर जो नाम है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस बारे में बात हुई है। संविधान के आर्टिकल 58 से संबंधित कौन सा ऐसा टर्म है, मतलब आर्टिकल 58 में किस बारे में बात हुई है ये बताइए। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के ऊपर है, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है।
कि कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसको पूरी करने के बाद ये राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये सब बातें की गई हैं आर्टिकल 58 में, यानी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। सी, प्रेसिडेंट से संबंधित एक विशेष आर्टिकल है 61, जिसके तहत इनके इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से समय पूरा होने से पहले इन्हें हटाया जा सकता है। इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे पहले एक विशेष प्रथा चलाई थी, जिसके अंतर्गत जो भी उनके सिक्के होते थे, सरकारी सिक्के, उनमें आर्टिकल लिखा होता था और डेट मेंशन होती थी, तारीख। तो ये वाली चीज़ चलाई थी यूनानी शासकों ने, बी, ग्रीक रूलर ने। और इन्होंने कई और भी प्रथाएं चलाई थी इंडिया में रहते हुए, जिनमें से एक प्रमुख है कि आप थिएटर में नाटक देखते होंगे और पूरा होने के बाद में पर्दा गिर जाता होगा वहाँ पे, तो ये भी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। और जो मुगल शासक थे वो आर्किटेक्चर पे विशेष फोकस करते थे कि कुछ लोग तो अपने जीते जी ही मकबरा बना देते थे और कुछ के मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनके बाकी के वंशजों द्वारा बनाया जाता था। और गुप्त शासक भी आर्किटेक्चर में विश्वास करते थे, लेकिन उस समय मंदिर बनाने की प्रथा ज़्यादा थी और अलग अलग शैली डेवलप हुई थी कि किस किस तरीके से मंदिर बनाया जाएगा। ग्वालियर अभिलेख, जो कि ग्वालियर में है मध्य प्रदेश में, ये किसको डेडिकेटेड है, इनफैक्ट ये बनवाया किसने था, तो ये प्रतिहार नरेश भोज। मध्य प्रदेश में उस समय राजा भोज का राज हुआ करता था और उन्होंने ही ये बनाया था। डी, प्रतिहार किंग भोज। और भोज के नाम पे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। खरोष्ठी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है, तो ये वैसे लिखी जाती है जैसे कि उर्दू लिखते हैं आप, यानी बाएं से दाएं इस तरीके से पढ़ते हैं और उसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, बी। और बाकी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ये भी एंशिएंट टाइम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट थी। ये वैसे लिखी जाती है जैसे नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश आप लिखते हैं, लेफ्ट से राइट। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट पे अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं और दोनों इस समय पाकिस्तान में हैं, जिनमें से एक फेमस है मानखेत। और जो ये खरोष्ठी लिपि है, इसको सबसे पहले पढ़ा था इंग्लैंड के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर जेम्स प्रिंसेप ने। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसके अंतर्गत ये बात लिखी गई है कि स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक स्तूप भी बनवाया था। तो ये वाली बात लिखी गई है बिहार इंस्क्रिप्शन में, ए। गुप्त कालीन से रिलेटेड एक और जरूरी इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्शाता है। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ के पास, ये वाला इंस्क्रिप्शन वहीं पे है। कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी बातें हैं और किस राजा के टाइम पे उसको बनाया गया था, ये बातें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। और ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी हमारे स्टैटिक जीके पापा वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि इनमें से ऐसी कौन सी नियोलिथिक साइट है, नव पाषाणकालीन स्थल, जहाँ से कृषि के एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे खेती वगैरह होती थी, जुते हुए फील्ड हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा एविडेंस जो ये बताए कि यहाँ खेती होती थी, और ऐसा ही पशुपालन के लिए भी मिला है। तो ये सब चीज़ें मिली हैं असम से, और वहाँ पे जो नियोलिथिक साइट है इसका नाम है दायोजली, सी। बाकी और भी सारी यहाँ पे नियोलिथिक साइट हैं, जैसे यूपी में इलाहाबाद के पास है कोहडिल्वा, और बाकी जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम है। और बुर्जहोम से काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुत्ते के साथ मालिक को दफना दिया जाए दोनों की डेथ होने के बाद में। और सेम चीज़ आपको हड़प्पा सभ्यता से भी मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थल से मिली है ये वाली एविडेंस, मालिक और कुत्ते वाली, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्लाइमेटिक चेंज, यानी अचानक से वहाँ पे मौसम बदल गया, कहीं बाढ़ ज़्यादा होने लगी, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी,
और कहीं पे सर्दी ज़्यादा। इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। ऐसा किन्होंने बोला है? तो ऐसा बोला है ऑरेन स्टाइन ने। ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार से गायब हो गई, कहाँ चली गई, इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार एक तर्क उठा के इनमें से पूछ दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन ये है। ऋग्वेद में कौन सी ऐसी नदी है जिसको अस्किनी कहा गया है? तो अस्किनी कहा गया है चेनाब को। डी। बाकी वितस्ता किसको कहा गया है? झेलम को। और ऐसे अलग अलग नदियों के अपने अपने नाम वहाँ पे बताए गए हैं। जो यहाँ पे दामोदर नदी है वो इस समय पश्चिम बंगाल में बहती है, और इसको बंगाल का सौरो, बंगाल के दुख का कारण कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे कभी कभी इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कि वहाँ पे नुकसान बहुत हो जाता है, लोगों का भी और उनकी प्रॉपर्टी का भी। और बाकी जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसके टोटल 10 मंडल हैं, जिनमें से 2 से लेकर 7 तक नए मंडल हैं, और 1 और 10 ये दोनों, ये 2 और 7 पुराने हैं, सॉरी 1 और 10 यहाँ पे 2 नए मंडल जोड़े गए हैं। तक्षशिला जो है, तक्षशिला, ये इनमें से कौन से महाजनपद की राजधानी रह चुकी है? तो तक्षशिला जो है वो राजधानी थी गंधार की। सी। मगध की राजधानी पहले तो राजगृह थी, जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कौन से नंबर की हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में, ये आप कमेंट में बताइए। मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी, और पाटलिपुत्र के फाउंडर हैं उदयन। अशमक की राजधानी थी पोटाना, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। मध्यकालीन भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने रियासत, और इस डिपार्टमेंट का काम था मार्केट को कंट्रोल करना और उसके हिसाब से अलग अलग रणनीतियां बनाना। तो मार्केट पे सबसे ज़्यादा फोकस था अलाउद्दीन खिलजी का पूरे मध्यकालीन भारत में। डी। और बाकी जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट से कंसर्न दिखाते थे उनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। रजिया सुल्तान जो हैं वो मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक थीं। शाहजहां वही हैं जिनके पास पीकॉक थ्रोन था जिसमें कोहिनूर हीरा था। पीकॉक थ्रोन को 1739 में नादिर शाह अपने साथ कब्जा करके ले गया था, और 1747 के बाद से ये कहाँ है किसी को नहीं पता है। शाहजहां का मकबरा ताजमहल कैंपस में है। इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के आखिरी शासक, इन्होंने युद्ध लड़ा था पानीपत का पहला बाबर के साथ, और उसमें ये हार गए थे। इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, द न्यूएस्ट ऑफ द साइंस। इकोनॉमिक्स जो है आर्ट साइड के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पुराना ग्रंथ है, साइंस साइड के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नया ग्रंथ है, और अगर सोशल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो उसमें रानी का काम करती है। ये सब स्टेटमेंट किसके हैं? तो ये स्टेटमेंट है सैमुअल्सन के। डी। बाकी नाम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एडम स्मिथ है, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जो दादा भाई नौरोजी थे, और कई बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने दी थी ड्रेन थ्योरी, ये पूरी पुस्तक के फॉर्म में दी थी, जिसमें इन्होंने पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस तरीके से अंग्रेज़ इंडिया का जितना भी धन है वो कब्ज़ा करके अपने देश ले जाते थे और उसको वहाँ के डेवलपमेंट में लगाते थे। कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी की वजह से बहुत फेमस थे। इनमें से कौन सी टाइप की इकोनॉमी है जिसके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं समाज के अंदर वो सब की सब सरकार के कंट्रोल में होती हैं? जैसे ऐसा मान लीजिए कि आज के टाइम पर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एमआरपी सरकार डिसाइड करेगी। ऐसा कुछ होता है सोशलिस्ट में, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस समय यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ सरकारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, बाकी अलग से प्राइवेट सेक्टर भी हैं,
अलग से सरकारी सेक्टर भी हैं। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज टोटल प्राइवेट सेक्टर, इंडियन रेलवेज टोटल गवर्नमेंट सेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो कि टेरिशरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो टर्शरी में कौन सा नहीं आता ये बताइए। तो टर्शरी में वो सारे सेक्टर आते हैं जो सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, सीधे कस्टमर को अपनी सर्विस दे देते हैं। बीच में जो भी मैन्युफैक्चरिंग है इनमें इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। जैसे व्यापार, कई सारे ऑनलाइन व्यापार ऐसे हैं जो सीधे सीधे सर्विस देते हैं, जैसे जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी वाली कंपनी है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब। इंश्योरेंस कंपनी सीधे सीधे सर्विस ओरिएंटेड है, बैंकिंग भी सीधे सीधे सर्विस देता है ग्राहकों को। लेकिन फ़िशिंग प्राइमरी सेक्टर है। फ़िशिंग कई रीजन्स के लिए की जाती है, या तो आप मछली पकड़ो सीधे बना के खा लो, या तो आप उसका व्यापार कर लो, सीधे फैक्ट्रीज़ को दे दो और उसके बाद उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएं। इसीलिए ये ऑड वन आउट हो गया ए। व्हाट आर द थिंग्स दैट चेंज एट अ रैपिड रेट, यानी उनमें बदलाव हो जाता है। बदलाव कई तरीके से हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप खाने पीने का सामान लाए, वो सड़ गया। जब वो सड़ गया तब आपके किसी काम का नहीं बचा, और इसी वजह से इनमें जो प्रॉफिट कमाने का स्कोप है वो बहुत कम है। तो ये होते हैं फूड प्रोडक्ट्स। इनमें जब तक ये ताज़े हैं तब तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस ही लॉस है। इसे कहा जाता है रेड गुड्स। बी, लाल वस्तुएं। 16 अक्टूबर 2019 को वर्ल्ड स्टारवेशन इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक पब्लिश हुआ था। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो ये थी 102। बी, 2019 का इस वजह से ध्यान रखना है क्योंकि अभी 2020 का डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा उस समय उसी पर ही फोकस किया जाएगा। व्हेन द नेशनल प्रोडक्ट इज इवेल्युएटेड ऑन द मेजर्ड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम प्रोडक्ट को देखने लगें कि जैसे जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनाया कहाँ पे, क्या फैक्ट्री में बनाया कि घर में बनाया, और अगर फैक्ट्री में बनाया तो कितने लोगों ने काम किया और कितने लोगों को कितनी सैलरी दी गई, ये सब होते हैं फैक्टर कॉस्ट। कि प्रोडक्ट की जो साइड की चीज़ें हैं उनको देख लिया जाता है। तो ऐसे में क्या मेज़र हो सकता है? तो ऐसे में नेशनल इनकम, बिकॉज अगर आप सबकी सैलरी गिन रहे हो तो एक तरीके से आपने देश के लोगों को काउंट कर लिया, उनकी इनकम गिन ली, इसी वजह से नेशनल इनकम। सी, नेशनल इनकम जो है वो इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर कह लीजिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ऑफिस नहीं कमीशन, ये बताइए कब स्थापित हुआ था? तो अभी 14 साल पहले 12 जुलाई 2006 को स्थापित हुआ था। ए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चैलैया कमेटी इन 74। 1974 में एक कमेटी थी चैलैया समिति, इनकी रिकमेंडेशन पर कौन से टाइप का कर इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ये कर था इंटरेस्ट टैक्स, ब्याज कर। डी, हाउ मैनी किलोग्राम्स आर देयर इन एन एटॉमिक मास, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं? तो एक AMU में पार्टिकल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से, और ये वाला जो नंबर है इसे कहा जाता है NA यानी एवोगैड्रो नंबर। तो फिलहाल इसमें पार्टिकल नहीं, इसमें कितने किलोग्राम है ये बताना है। तो ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बी, एक ऐसी क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर है और उसका डायमेंशनल फार्मूला है ml2t-2। तो ml2t-2 किसका होता है? ये होता है टॉर्क, वर्क और एनर्जी। इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। तो इनमें से अगर कोई है हमारे ऑप्शन में तो उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, सी, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यही बराबर होता है वर्क के भी। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लांट के बढ़ने का रेट मेज़र करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो जिस गति से बढ़ते हैं उसको मेज़र कर लेता है। ये है क्रेस्कोग्राफ।
सी। बाकी जो ग्रेवोमीटर है वो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन को मेज़र करता है। और जो थर्मोपाइल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है मतलब। और जो माक मीटर है वो एक स्पीड मेज़र करने वाला यंत्र है और ये स्पीड माक नंबर के हिसाब से देता है और ये ज़्यादातर इंस्टॉल होता है लड़ाकू विमान में। 66 का करेक्ट हो जाएगा सी। व्हीकल्स एंड पीपल कैन वॉक ऑन द रोड। सड़क में गाड़ियाँ भी चल सकती हैं और लोग भी चल सकते हैं। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि इन दोनों एक्टिविटीज़ को इनेबल करता है कि आप सड़क पे गाड़ी भी चला सकते हैं और ख़ुद भी चल सकते हैं। बताइए किसकी वजह से ऐसा हो सकता है? तो फ्रिक्शन की वजह से। वो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करता है और आपको रुक जाने में भी। फ्रिक्शन ना सिर्फ ब्रेक लगाता है बल्कि वो एक्सलरेटर दबाते समय भी आपकी हेल्प करता है। डी। इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन इग्नोर भी कर दें तो 2 टाइप के होते हैं। इनर्शिया के अपने अपने एप्लीकेशन हैं अलग अलग। एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस गति से वेलोसिटी बदल रही है उसे ही कहा जाता है एक्सलरेशन। सरफेस टेंशन के कई सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें से एक ये है कि बारिश की जो बूंद होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इसके अनुसार कितनी साउंड इंटेंसिटी हम लोगों के लिए नॉर्मल है कि इतनी अगर आपने सुन ली तब आपके कान कभी ख़राब नहीं होंगे जीवन में? तो 45 डेसिबल। बी। 80 डेसिबल से ऊपर जितने की भी साउंड है वो सब हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं। 80 डेसिबल वाली एकदम से तो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर कुछ साल तक लगातार आप इतनी साउंड सुनते रहे तो कान के लिए खतरा हो सकता है। WHO का हेडक्वार्टर है इस समय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सी वाटर? समुद्री पानी का pH बताइए। तो इसका pH 7 के ऊपर ही होता है, बिकॉज समुद्री पानी खारा होता है, इसमें नमक होता है ज़्यादा, और जो नमकीन चीज़ होती है उसमें बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिड। तो ये रहा pH स्केल। 7 का मतलब न्यूट्रल है, और अगर आप इसके लेफ़्ट में जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल 6.8 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग तक, तब आपकी चीज़ एसिडिक है। अगर आप इसके राइट में जाते हो 7 के यानी 7.5 और उससे अधिक वैल्यू, तब ये आपकी चीज़ बेसिक है। जहाँ तक समुद्री पानी का सवाल है तो 7.5 से ऊपर इसकी pH वैल्यू हमेशा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 8.4 होगी। सी। विच सॉल्ट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर टू फिक्स ब्रोकन बोन्स? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर आता है उस प्लास्टर को आप बनाते कैसे हैं? तो आप उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.12H2O। और ये बनता कैसे है? जिप्सम को 140 डिग्री पे गर्म करने से। CaSO4.2H2O होता है जिप्सम। अगर हाफ H2O है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर 2H2O है तो ये जिप्सम है। दोनों ही कॉपर सल्फेट कॉमन है इसमें। डी। जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर नहीं होता, ये एक सफ़ेद कलर का एलॉय है, वाइट कलर का, जो कि कॉपर, निकल और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। सॉरी, एल्युमिनियम नहीं, कॉपर, निकल और जिंक से। तो ये तो हो गया जर्मन सिल्वर, ये सफ़ेद कलर का, इस वजह से सिल्वर कहा जाता है। कॉस्टिक पोटैश KOH, ये साबुन, डिटर्जेंट और खाद बनाने के काम आता है। और सोडियम क्लोराइड आपके नमक में होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट भी से बोलते हैं। उसके बाद 71 नंबर में है कि इनमें से बताइए कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की परिभाषा क्या है? कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर ना निकले, इनफैक्ट आपको हीट देनी पड़े, आपको या फिर हमारे इन्वायरमेंट को वहाँ पे हीट देनी पड़े। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ कब पिघलती है? जब इन्वायरमेंट से वो हीट पकड़ लेती है, तो हीट देनी पड़ी ना इन्वायरमेंट को, इस वजह से एंडोथर्मिक। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट,
कोई भी चीज़ पिघले हीट देनी पड़ेगी, ये भी ख़त्म। वाटर कब एवोपरेट होगा? जब हीट देनी पड़े, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा। लेकिन लोहे में जंग लगने के लिए कोई भी हीट नहीं देनी पड़ती है, ए। इसी वजह से ए जो है वो एंडोथर्मिक नहीं होगा, लोहे में जंग लगना। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन कौन सा नियम बताता है? तो चार्ल्स लॉ, बी। बाकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर n टाइम्स ऑफ R इंटू टी। जो बॉयल्स लॉ है वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। जो एवोगैड्रो का नियम है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करता है कि एक दिए गए गैस के सैंपल में हमेशा बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इनमें से बताइए कैडमियम Cd, इसका और कौन सा है? तो इसका गो और है ग्रीनोस्काइट, C। बाकी जिप्सम CaSO4.2H2O, इसको 140 डिग्री पे गर्म करिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 को कहते हैं। जो कैलेमाइन है वो बहुत अच्छी चीज़ बनाता है हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे ओडोमॉस, सुथॉल। इन सब में क्या कॉमन है कि कोई आपको मच्छर के काटने से राहत दिला रहा है, कोई कीड़े के काटने से। इन सब के लोशन बनते हैं कैलेमाइन से। अंडर विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी द एंडोक्राइन सिस्टम्स आर स्टडीड। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड उसके अंतर्गत आते हैं और वो कई सारे हार्मोन रिलीज करता है। तो इसके अंतर्गत जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी, C। नाम से ही पढ़ के समझ में आ रहा है। बाकी जो एनाटॉमी है वो बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो एनाटॉमी के अंतर्गत होती है। एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ एंजाइम्स। जो हीमेटोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन। हु हैड इन्वेंटेड DDT वैक्सीन? DDT वैक्सीन किसने बनाई थी? पॉल हरमन म्यूलर ने, ए। और जो कार्ल लैंडस्टीनर है इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेम द एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। दूध को पचाने में इनमें से कौन सा एंजाइम आपकी हेल्प करेगा? तो ये करेगा लाइपेस, B। बाकी जो माल्टेस है वो माल्टोस के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो रेनिन है उसका फंक्शन ही अलग है। ये किडनी की सेल्स ढंग से काम करें इस वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे ही प्रोटीन पेट में एंटर कर जाता है वैसे ही ये अपना काम शुरू कर देता है। फ्रॉम विच ग्लैंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन आर सिक्रीटेड। चाहे एस्ट्रोजन की बात करें चाहे प्रोजेस्ट्रॉन, दोनों फीमेल स्पेसिफिक हैं। सिर्फ लड़कियों और औरतों में ये वाले हार्मोन रिलीज होते हैं उनकी ओवरी से, B। बाकी लीवर का अपना एक अलग फंक्शन है। ये बाइल जूस रिलीज करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फैट बच गया है ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। पैनक्रियास एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इसमें कई सारे काम होते हैं। ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन में, और इसके अलावा इसके दो स्पेसिफिक हार्मोन हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। इनको ये रिलीज करता है ब्लड के अंदर शुगर को रेगुलेट करने के लिए। और बाकी जो स्टमक है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। व्हेन वाज द ब्लड ग्रुप्स? इस समय 4 ब्लड ग्रुप हैं, AB और O। इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। बताइए कौन सा वो साल था जब इन 4 ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी? साल 1900, C 1900 AD। इसमें से 2 ब्लड ग्रुप ऐसे हैं, एक O है दूसरा AB। जो AB ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, जबकि O वाले जो हैं वो किसी को भी दे सकते हैं। इसीलिए AB को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
और जबकि ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। रेड सैंडर्स किसको कहते हैं? तो ये चंदन को कहा जाता है। अब आपको ये पहचानना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से चंदन आसानी से आपको देखने को मिल जाता है। चंदन का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ियाँ, तो ये साउथ इंडिया में यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सब के जंगलों में आसानी से चंदन के पेड़ आपको मिल जाएंगे। तो रेड सैंडर कुछ नहीं, पेड़ की एक प्रजाति है। इट इज़ अ स्पीसी ऑफ ट्री, जो कि कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में। और किस प्रकार के जंगलों में? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में, यानी ऐसे जंगल जिनको उगने के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। ए, who has been conferred the title of Father of Economic Ecology by the United Nation Program? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम द्वारा इनमें से कौन है जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी इस टाइटल से संबोधित किया गया है? तो ये है मिस्टर MS स्वामीनाथन, जिनके पास एक टाइटल ऑलरेडी है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये वाला टाइटल इनके पास पहले से है। बाकी जो सुंदरलाल बहुगुणा ले लीजिए, चाहे मेधा पाटकर, दोनों सोशल एक्टिविटिस्ट हैं और इन्वायरमेंट के प्रति इनका काफ़ी कंसर्न है। और सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपकू मूवमेंट के लीडर थे, जो कि उत्तराखंड में उस समय हुई थी। इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जिसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, कि यहीं पे डायनासोर जितने भी हैं वो विलुप्त होना चालू हो गए थे? तो ये है मोंटाना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड नेशन का एक राज्य है। इसकी राजधानी है हेलेना। ए, साल 1991 में इको मार्क स्कीम लॉन्च हुई थी, उसके अंतर्गत बताइए इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं आता? तो इको मार्क ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो पहले चाहे जिस भी नेचर के हो, लेकिन आगे जाके उनको ऐसा बनाया जा सकता है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएं, वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं और नुकसान ना करें। तो ऐसा आप स्कैवेंजर भी बना सकते हैं, साबुन और पेपर भी बना सकते हैं, कॉस्मेटिक के आइटम भी ऐसे बना सकते हैं कि वो आगे जाके पर्यावरण को नुकसान ना करें। लेकिन पेट्रोल और डीजल का कोई विकल्प नहीं है। आज की डेट में भले ही बायोडीजल आ चुका है, लेकिन तब नहीं था इसका विकल्प, इसीलिए पेट्रोल और डीजल इको मार्क की कैटेगरी से बाहर हो चुका है। डी, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए आप। तो सबसे पहला है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है क्या? नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क इस समय असम में है। और ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, वन हॉर्न्ड, एक सींग वाले राइनोसॉर गेंडे के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ से गलत है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है क्या? बिल्कुल सही है। बी को टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी जो कान्हा नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में फिर कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क। बाकी जो जिम कॉर्बेट है वो यूपी में नहीं, उत्तराखंड में है। व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री या फिर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सी, अंटार्कटिका में इंडिया का एक साइंटिफिक बेस स्टेशन है जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। इसको स्थापित कब किया था? तो 26 जनवरी 1984 को। ए, यहाँ पे 1994 नहीं है, ये 84 मिस प्रिंट है, इसीलिए अगर ए को 84 माने तो उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस समय 3 ऐसे स्टेशन हैं जो 84 से लेकर अभी तक वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। सबसे पहला तो ये दक्षिण गंगोत्री था, फिर मैत्री था जो गंगोत्री के डीकमीशन होने के बाद में लॉन्च हुआ था, और लेटेस्ट वाला है भारती जो कि साल 2015 में वहाँ पे लॉन्च हुआ था। कोलकाता में जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उन्होंने तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी, कब की थी? 1819 में। बी, क्रिश्चियन मिशनरी का जो उद्देश्य था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे रिलीजन वालों को क्रिश्चियनिज़्म का पाठ पढ़ाया जाए और उसमें कन्वर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इनमें से कौन है जिन्हें हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न
साइड में जो नेवल कमांड है उसके चीफ बना दिए गए हैं ये। तो ये हैं विश्वजीत दास गुप्ता, सी। उसके बाद कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुट्टूर कर दिया है। ये कोयम्बटूर कौन से राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी चेन्नई है। पुराने टाइम पे मद्रास थी। और इसके चीफ मिनिस्टर इस समय हैं मिस्टर पलानी स्वामी। एक ऐप अभी अभी लॉन्च किया गया है कोरोना को फैलने से लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो ऐसे स्टेप लें ताकि वो कोरोना से बच सकें। इसका नाम है घर घर निगरानी। कौन सी ऐसी सरकार है जिसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है पंजाब, डी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ये एक यूनियन टेरिटरी भी है अलग से, और हरियाणा की भी राजधानी है। और यहाँ पे सीएम इस समय है कैप्टन अमरिंदर सिंह। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 108, बी। फीफा जो है वो फुटबॉल की टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो 108 रैंक इंडिया की आई है, ये इंडिया की फुटबॉल टीम की आई है बेसिकली। एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था पर्यावरण विभाग, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, उसका नाम बदलकर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज डिपार्टमेंट कर दिया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने ऐसा किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हाल ही में अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बदल दिया है? एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके बन गए हैं जिनका नाम है इम्तियाजुर रहमान। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बात हो रही है जिसकी? यूटीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आर्यभट्ट, जो कि इंडिया की तरफ से पहला ऐसा सैटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था, इसकी लॉन्च होने की एग्जैक्ट डेट बताइए। यह है 19 अप्रैल 1975, बी। उसके बाद नेक्स्ट है 94 नंबर, NH-44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है इंडिया में, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये 11 राज्यों से गुजरता है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे ये नहीं गुजरता? तो ये है बिहार, डी। बिहार से NH-44 पास नहीं होता। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नीतीश कुमार। वाचस्पति पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी राइटर को दिया जाता है। संस्कृत में अगर किसी ने उत्कृष्ट लेखन दिखाया है, सबसे इनोवेटिव राइटिंग की है, तो उन्हें ये दे दिया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसने इसकी शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा, बी। एक फ्रीडम फाइटर का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, प्रभावती देवी। ये बिहार से संबंधित हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से ज़िले से? ये हैं चंपारण से, डी। बिहार का ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल से सीमा बनाते हैं किशनगंज, सीतामढ़ी और मधुबनी, लेकिन सारण नहीं बनाता, बी। अगर ये हम बिहार मान लें तो ऊपरी सीमा शेयर होती है नेपाल से, जो साउदर्न बॉर्डर है वो शेयर होती है झारखंड से, जो साल 2000 के पहले बिहार का ही हिस्सा था। जो वेस्टर्न सीमा है वो शेयर होती है उत्तर प्रदेश से, और जो साउथ ईस्टर्न है वो शेयर होती है पश्चिम बंगाल से। डोलामाइट, ये बिहार के कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भोजपुर में, ए। और जो बिहार की लैंग्वेज भोजपुरी है वो इसी के नाम से है, रीजनल लैंग्वेज है। और उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी, जौनपुर और ईस्टर्न साइड बोली जाती है। वैशाली ऐसा ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता। रोहतास ऐसा ज़िला है जहाँ पे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा है। बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो वो 3 हैं। उत्तर प्रदेश से कितने करते हैं? तो 8, सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वाले
टेस्ट पेपर से। इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसका संबंध पटना और गया से है? तो ये है मगध। ऑब्वियस सी बात है मगध, क्योंकि मगध की जो बाद वाली राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसी का नाम बदलकर बाद में पटना किया गया था। वज्जी की राजधानी वैशाली है, वैसे इसका भी बिहार से ही संबंध है। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे रीजनिंग और मैथ सेक्शन के बारे में। आगे के 22 से 24 क्वेश्चन आपको इसी वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से नंबर 1, द एवरेज ऑफ अ प्लेयर फॉर 9 इनिंग्स इज पी। एक प्लेयर है जिसने 9 पारियाँ खेली और हर पारी में पी 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 ऐसे करके रन बनाए, तो टोटल कितने रन बनाए? 9 इंटू पी 9p। 10वीं पारी में इसने 120 रन बनाए, तो 10वीं पारी के बाद इसके कुल रन बताइए। ये रहे 9 पारियों के रन और ये रहे 10वीं पारी के, तो टोटल हो गया 9p + 120 एंड देयर बाई इंक्रीजेस हिज एवरेज बाई 10। जब भी कोई प्लेयर ज़्यादा रन बनाता है तो उसकी एवरेज बढ़ जाती है, और यही यहाँ पे हुआ है। पहले जितनी भी एवरेज थी उससे 10 ज़्यादा हो गई, तो पहले p थी तो 10 ज़्यादा होने का मतलब p + 10, तो एवरेज p + 10 है। टोटल बताइए 10 टाइम्स ऑफ p + 10, बिकॉज अब 10 पारी हो गई हैं और हर पारी में उसने p + 10 रन बनाए हैं। ये भी टोटल रन है, ये भी टोटल रन है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। 9p + 120, 10p + 100, तो p हो गया यहाँ से 20। तो ये 20 जो है वो p है, मतलब पुराना एवरेज। नया एवरेज कितना होगा? 10 ज़्यादा, 20 से 10 ज़्यादा यानी 30। 30 ऑप्शन डी। An amount of money at compound interest grows up to rupees this in 4 years and up to rupees this in 5 years। 5 साल में इतने रुपए हो जाते हैं, 4 साल में इतने रुपए हो जाते हैं। रुपए होने का मतलब ब्याज सहित आपको इतने मिलेंगे। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज आपको किस हिसाब से मिलेगा अगर आपने पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं तो ये लीजिए यहाँ से प्रिंसिपल, इतने रुपए आपने उधार दिए, ये रहा 4 साल के बाद। 4 साल के बाद रुपए हो जाते हैं 3920, और ये लीजिए 5 साल के बाद। 5 साल के बाद रुपए हो जाते हैं 4018। तो ये पूरा गैप आपने देखा 5 साल का, ये इतना गैप है 4 साल का, तो बाकी का गैप होगा 1 साल का। 5 में 4 गया 1, 1 साल में 3920 से 4018 पहुँच गया मामला। तो जो भी रेट होगा वो इन्हीं के बीच में परसेंटेज चेंज होगा कि 4018 कैसे पहुंचा, कितने % आपने कर दिया 3920 का, तो ये पहुंचा। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? अगर 4018 में से 3918 लेस करते तो 100 कम करना पड़ता, लेकिन 3920 लेस किया है, इस वजह से 2 और कम करना पड़ेगा, तो कुल मिला के 98 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का डिफरेंस है कितने पे? 3920 पे। गुणे में 100 कर दिया बिकॉज हमें परसेंटेज चाहिए। 2 196 ज़ा 249 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 4 ज़ा 10/4 यानी 2.5, तो 2.5% का यहाँ पे रेट है। बी 2.5%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। ये अगर प्रिंसिपल p है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 9/16 ऑफ p। अगर 16 को यहाँ भेज दें या फिर कह लीजिए दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करा दें, तो अगर 16p टोटल प्रिंसिपल था तो इंटरेस्ट कितना बना? 9p। इफ द टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द गिवन मनी बोथ आर सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, टाइम भी वही है, तो जब भी ऐसा सीन दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे।
वैसे तो ऑब्जेक्टिव मैथ्स में फॉर्मूला कम से कम यूज़ किया जाता है और अर्थमेटिक में तो ना के बराबर, लेकिन कुछ केसेस में बड़ा काम आ जाता है। SI 9P है, P है हमारा 16P, रेट और टाइम वही है, तो यहाँ पे रेट और टाइम दोनों को एक तीसरे वेरिएबल के बराबर n के बराबर रख दिया, तो R भी n, T भी n, n इंटू n, n स्क्वायर। ये P से P कट गया, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 16 n स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, ये पूरी चीज़ हो जाएगी 4n, ये 3 इंटू 10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 15 का आधा हो गया 7.5। n की वैल्यू आ गई 7.5%। अब आपसे टाइम पूछें चाहे रेट पूछें, दोनों ही n के बराबर हैं, तो आप n की वैल्यू को टिक कर सकते हैं 7.5%, ऑप्शन ए। अ बैग कंटेन सम कॉइन ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। तो 1 रुपये 50 पैसे यानी आधे रुपए, 25 पैसे आधे का भी आधा, 1/4 रुपीज़। ये है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, और दूसरा हो गया नंबर। ऐसे ऐसे कितने सिक्के हैं आपके पास, तो रेशियो है 4, 5 और 7, 4, 5 एंड 7। यहाँ पे बताइए टोटल कितने रुपए हैं आपके पास। आपके पास यहाँ पे 4 सिक्के हैं और हर एक सिक्का 1 रुपए का है, तो टोटल 4 रुपए हो गए। यहाँ पे आइए, ऐसे ऐसे 5 सिक्के हैं और हर सिक्का आधे रुपए का है, तो 2.5 रुपए होंगे, 2.5। उसके बाद यहाँ पे 1/4 रुपए का एक सिक्का है और ऐसे ऐसे 7 हैं, तो 7/4। लेकिन कैलकुलेशन के लिए 4 और इसको 5/2 ही लिखिए आप, और इसको 7/4। एलसीएम हो जाएगा नीचे 4, 1 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 16 10 26 7, 31/4। सॉरी 16 10 26 7, 33/4। तो टोटल रुपए आपके पास 33/4 हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से ये सही नहीं है। टोटल रुपए आपके पास 396 हैं। 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 12 चौक 48। एक यूनिट की वैल्यू है 48, यानी जो भी आपसे पूछें उसका 48 गुना आपको करना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। तो 50 पैसे वाले का नंबर 5 है, 48 का 5 गुना चाहिए आपको, यानी 250 से 10 कम, 240। सी। आउट ऑफ द 3 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज 65। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ये x, ये y, ये z, तो x प्लस वाई बराबर है 65। सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड यानी y प्लस z, ये 75, एंड द सम ऑफ थर्ड नंबर एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट। तो थर्ड नंबर कितना हुआ z, 4 टाइम्स द फर्स्ट 4x, ये बराबर हो गया 120। तो बताइए इसमें तीसरा नंबर कौन सा है। तो तीसरा नंबर पूछा है, इसका मतलब आपके लिए सिर्फ z मैटर करता है, x और y आप अपने हिसाब से हटा दीजिए। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को साथ में लेके सॉल्व करूं, तो यहाँ से y कट जाएगा, x माइनस z आ जाएगा, 65 माइनस 75 -10, यानी z माइनस x आ जाएगा 10। z माइनस x आ गया है 10। अब इसको और इस तीसरी वाली को सॉल्व कर लीजिए। z माइनस एक्स बराबर 10 और z प्लस 4x बराबर 120। इनको लेस कर देंगे, z से z कट जाएगा, ये प्लस का माइनस बचा, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 5x, ये भी माइनस, तो 10 माइनस 120 माइनस 110, x बराबर आ गया 22, z माइनस 22 बराबर 10, z बराबर 32। तो तीसरी संख्या क्या हुई, 32, बी। 75% स्टूडेंट्स हैव पास्ड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट इन एन एग्जामिनेशन। किसी एग्ज़ाम में जो मैथ्स का सेक्शन था क्वांट का, उसको पास किया 75% ने।
तो ये लीजिए क्वांट का सेक्शन। उसके बाद 65% ऐसे थे जो कि जीएस का पास कर चुके थे। जनरल अवेयरनेस ये लीजिए, ये है 65%, क्वांट वाला था 75, एंड 70% पास्ड इन बोथ। इधर आ गए 70% जिन्होंने दोनों टेस्ट पास कर लिए थे। तो क्वांट वाले कुल ये पूरा पोर्शन 75 था, जिसमें 70 इधर आ गया, तो बाकी का 5% ये लीजिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस पूरे की वैल्यू 65 है जबकि इतने से कि 70 है? तो डायग्राम हमें यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 6300 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, तो हमें डेटा चाहिए उन लोगों का जो कि दोनों में फेल हो गए हैं। तो दोनों में पास होने वाले 70 हैं। यहाँ पे एक बात समझने की ये ज़रूरत है कि टोटल पास वाले एक बार पता चल जाएं तो कंपेयर करके बाकी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। तो टोटल पास वाले कैसे पता चलेंगे? टोटल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस टोटल जीएस माइनस बोथ। क्योंकि देखिएगा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट और ये जीएस वाले, अगर इन तीनों सर्कल की वैल्यू जहाँ जहाँ पे टिक लगाया है इनकी पता चल जाए तो बस ये पता चल जाएगा कि कितने पास हुए हैं। लेकिन इंग्लिश वाले अगर हम ले रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम जीएस वाले ले रहे हैं, इंग्लिश बोल दिया क्वांटिटेटिव वाले समझिएगा, तो जीएस वाले में पूरा हम ये पोर्शन ले रहे हैं। इसका मतलब इस चीज़ को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं ना, तभी मैंने एक बार यहाँ से ये चीज़ निकाल ली है, इसीलिए ऐसे निकलेगा। तो क्वांट वाले हैं 75, जीएस वाले 65 और बाकी 70 जो कि दोनों में पास हो गए। तो 75 माइनस 70 यानी 5, 5 और 65 70। तो 70% ऐसे थे जो किसी न किसी में ज़रूर पास हो रहे थे, जबकि हमें डेटा किसका दिया है? जो किसी में ना पास हुए। तो ऐसे लोग कैसे पता चलेंगे जो किसी में ना पास हुए? टोटल में से 70% लेस कर दिया जाएगा। टोटल में से उन लोगों को लेस करा जाएगा जो किसी ना किसी में ज़रूर पास हुए हैं। 100 माइनस 70 यानी 30। तो 30% का मतलब है 6300। पूछा है कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, तो 100%, बिकॉज ऐसा हम मान के चलेंगे कि कोई भी स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट नहीं था। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी 6300 इंटू 100 डिवाइड बाई 30। 3 21 ज़ा और 2 ज़ीरो, 2100 गुणे में 10, 21,000। डी। A man buys 4 chocolate cakes and 7 strawberry cakes for ₹900। तो 4 चॉकलेट और 7 स्ट्रॉबेरी वाले खरीदे 900 में। He sells chocolate cakes at a profit of 15% and strawberry cake at a loss of 10% and his overall profit is ₹30। अगर उसने चॉकलेट केक को 15% ऊपर बेचा, जितने पे ख़रीदा था उससे ऊपर, और ऐसे ही स्ट्रॉबेरी वाले को 10% ऊपर बेचा, तो टोटल उसने 30 रुपये प्रॉफिट बना लिया। तो चॉकलेट वाला तो सी था, तो सी का कितना चाहिए? 15%, यानी 3/20। 15/100 3/20 सीधे से याद रखा जाता है। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी एस का कितना चाहिए? 10%, 1/10। लेकिन क्या हमें यही करना चाहिए? इन्होंने बोला है 15% का प्रॉफिट 15% से बढ़ाना, यानी 1 + 15/100 115/100 23/10 23/20। ऐसे ही लॉस ऑफ 10% मतलब 90% में बेचा, तो हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 30। एलसीएम होगा 20, 21 ज़ा तो 23 1 ज़ा, 10 2 ज़ा तो 9 भी 2 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 18s 30। 23C + 18s बराबर 600।
हमें क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, C+S की वैल्यू चाहिए। आप सॉल्व करके यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू, लेकिन सीधे सीधे ऑप्शन से इसको निपटा देना ठीक रहेगा। इन्होंने बोला है 4 केक और 7 स्ट्रॉबेरी मिला के 900 आना चाहिए। ऑप्शन ए की सहायता से ऐसा आता है क्या, 4 × 110 प्लस 7 × 70, 440 प्लस 490, 400, 400, 800, 9 4 13, यानी 930, जबकि हमें 900 चाहिए, ये गलत है। बी में चेक करिए, 4 गुणे में 100, 400, 8 7 ज़ा 56, 560, ये हुआ 960, ये गलत। ऐसे इसी पे देखिए, 12 चौक 48, 480, 6 7 ज़ा 42, 420, 48 42, 90, यानी 900 आ गया ना। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में 10 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको स्पीड चाहिए तब आप क्या करेंगे, 60 मिनट बनाने की कोशिश करेंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटा, इधर 20 तियाँ 60 तो इधर 10 तियाँ 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है ट्रेन की। इफ़ इज़ स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 कम हो गई तो बची कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में अब जाके समय कितना लगेगा, तो 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट में 25 किलोमीटर। हमें कितने किलोमीटर जाना है, सेम डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने मिनट निकल आएगा, 60 × 10/25, 5 5 ज़ा 5 12 ज़ा 5 2 ज़ा 12 दूनी 24 मिनट। बी, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 5:4। ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये 5x तो ये 4x। इफ़ अ मैन साइकिलिंग along the boundary of the park at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर completes one round in 9 minutes, 9 मिनट में पूरा चक्कर घूम जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ए है, वो ऐसे चला फिर ऐसे फिर ऐसे, जब वो वापस ए पे आया ना तब उसे 9 मिनट लगे। अच्छा, इस पूरी दूरी को क्या कहेंगे, ए पॉइंट से चला और वहीं पे आ गया, इसको पेरीमीटर कहेंगे। 2 टाइम्स ऑफ 5x + 4x, l + b का डबल होता है ना, इसलिए ये पेरीमीटर डिस्टेंस हो गया। 9 मिनट में पूरा पेरीमीटर मार लेता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 9 मिनट में कितने किलोमीटर निकल आएगा, 12 × 9/60, 12 5 ज़ा 9/5 किलोमीटर। तो कितने मीटर, बिकॉज एरिया हमसे पूछा है पार्क का मीटर स्क्वायर में, 9/5 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 5 2 ज़ा 1800 मीटर। तो 5x + 4x 9x, डबल किया तो 18x बराबर 1800, x की वैल्यू आ गई 100। हमें क्या चाहिए, एरिया, जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 20x², 100 का स्क्वायर गुणे 20, 10,000 गुणे 20, यानी 2 लाख मीटर स्क्वायर, 2 लाख मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, इतना ही एरिया आएगा। If x - 1/x is equal to 3, what will be the value of x³ + 1/x³? तो कुछ नहीं, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, ये 3 का क्यूब 27 होगा, x³ - 1/x³, उसके बाद में -3x × 1/x, -3ab a - b होता है ना, x से x कटा, x - 1/x तो 3 है, 3 × 9,
27, ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, 27 9 36, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ आ चुका है 36। लेकिन क्या ये हमें चाहिए? शायद नहीं चाहिए। हमको एक अलग तरीके से करना पड़ेगा। हम करेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x इंटू 1/x तो 1 होगा, 3 गुणे में 1 3, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x कितना है 3, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 का क्यूब। लेकिन ऐसे कैसे, x प्लस 1/x दिया ही नहीं है। तो x प्लस 1/x अगर नहीं दिया है तो लेके आएंगे ना कहीं से। स्क्वायर करते हैं इसका, 9 x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, यानी यही आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 11। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2। ये पूरी चीज़ अपने पास 11 है, 11 और 2 13, x प्लस 1/x हो जाएगा √13, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। इसके बाद अपने पिछले कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। x माइनस 1/x प्लस 1/x का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x यहाँ पर √13 का क्यूब, x³ प्लस 1/x³, 3 इंटू √13, 3√13, ये √13 इंटू √13 13 √13, और उसके बाद x³ प्लस 1/x³ प्लस 3√13। तो x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा 13√13 माइनस 3√13, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे समराइज कर लेते हैं करना क्या था। x प्लस 1/x आपको कहीं से चाहिए था ताकि आप उसकी वैल्यू निकाल लें और यहाँ रख दें, और वो हम करेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू ढूंढ के, और वो तो आसानी से मिल ही जाएगी दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन है 2033 की पावर 1213 और गुणे में 789 की पावर 513। ये 3 डिजिट मैटर करेंगे नहीं, इसे लिख दीजिए 3 की पावर 1213 और उससे 9 की पावर 513। 3 का केस आसान है, ये भी केस क्यों बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर से डील नहीं करना है। तो जब भी 3 आ जाए बेस में, हमेशा 4 से डिवाइड करके पावर को उसका रिमाइंडर लिखिए, 4 3 12, उसके बाद 1 और 3, 4 3 12, 1 आया फाइनल रिमाइंडर 3 की पावर 1। और ये 513 क्या है, ऑड है ना, ये 2 से तो कटता नहीं है। 9 के केस में हमेशा ऑड इवन देखा जाता है। तो सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, तो अगर 9 की पावर 1 करें तो 9 आएगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे हमेशा 9। अगर 9 की पावर ऑड दिया हो तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9। एक और देखिए, 9 का क्यूब 729, अभी भी 9, तो ये हो जाएगा 9 डायरेक्ट आंसर, बिकॉज ये ऑड है। 9 3 27, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आया 7, सी। इफ x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x। तो ऑप्शन में हमारे सामने कई सारे √x दिए हैं, ABCD,
उनका स्क्वायर करके हम x निकाल लेंगे, और अगर जिस भी ऑप्शन से हमें x की वैल्यू ये नज़र आई वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, √5 का 5, तो 9 5 जा 45, 45 4 49 हो गया, जबकि हमें 29 ही चाहिए, ये गलत। दूसरे पे आते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का हुआ 4 और √5 का 5, तो 4 पंजे 20, 20 और 9 29, 3 दूनी 6 दूनी 12, √5, 29 माइनस 12 √5 दिया है ना ऑप्शन में, तो बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 13 नंबर, ऑल साड़ीज आर डिज़ाइनर, जितनी भी साड़ी हैं वो डिज़ाइनर हैं। ऑल डिज़ाइनर आर लहंगा, जितने भी डिज़ाइनर थे वो लहंगा हो गया। सम डिज़ाइनर आर साड़ीज, तो डिज़ाइनर का कुछ पार्ट साड़ी में आता है क्या? तो डिज़ाइनर का ये वाला पार्ट साड़ी में बिल्कुल आता है, जिस पे मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये सही है। सम लहंगा आर डिज़ाइनर, तो लहंगा का कुछ पार्ट डिज़ाइनर है क्या? इतना सा ये पार्ट डिज़ाइनर ही तो है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ? दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। बोथ 1 and 2 follows, C. If there is Tuesday on 15 September 1992, which day will be on 15 September 93? तो दोनों में से पहले लीप ईयर का मामला ख़त्म करिए। 1992 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में जो 29 फरवरी है, क्या वो पार हुई है? 15 सितंबर को वो पहले पार हो चुकी है, लेकिन हम 15 सितंबर से जब 15 सितंबर 93 तक जाएंगे तब हमें 29 फरवरी रास्ते में मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिकॉज वो पहले ही पार हो चुकी है। ईयर भले ही लीप ईयर हो, लेकिन हम 29 फरवरी पार पहले कर चुके हैं ना, हमारे रास्ते में तो नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी, इस वजह से +1 का गैप लेकर इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, यानी कि मंगलवार से सीधे हो जाएगा बुधवार। ए। 5 birds are sitting on a tree, एक पेड़ में 5 चिड़िया बैठी हैं। द पिजन इज सिटिंग अबव द क्रोज, तो ये कौवा है, इसके ऊपर है पिजन। स्पैरो इज सिटिंग बिलो द क्रो, इस क्रो के नीचे कौन है? स्पैरो। पैरट इज सिटिंग अबव द क्रो, क्रो के ऊपर पैरट है, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं है। द स्टॉर्क इज सिटिंग जस्ट अबव द स्पैरो, तो स्पैरो के जस्ट ऊपर कौन था? स्पैरो के जस्ट ऊपर था ये स्टॉर्क, यानी सारस। ये स्टॉर्क हुआ, फिर क्रो, फिर पिजन। और तोते के बारे में इन्होंने ये बोला है कि क्रो के ऊपर तो है, लेकिन वो सबसे टॉप पे नहीं है। अगर मैं पैरट को यहाँ रख दूंगा तो वो सबसे टॉप पे चला जाएगा, बिकॉज 5 पक्षी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम पैरट को यहाँ रखेंगे ताकि वो क्रो के ऊपर तो निकल जाए, लेकिन सबसे ऊपर ना बचे। तो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट है। कौन सा इसमें पक्षी है जो एकदम बीच में है? तो ये है क्रो, बिकॉज 2 इसके ठीक ऊपर है और 2 ठीक नीचे। बी, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इज टाइम इज 6:12, तो 6:12 पे यहाँ पे बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब भी मिनट आपको 5 के मल्टीपल में ना दिया हो, जैसे 10, 5, 15, 20, ये सब कुछ और ही वैल्यू दी हो, तो सीधे से फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 30 h - 11/2 इंटू मिनट, जहाँ पे h का मतलब है कितने घंटे हुए हैं, 6, -11/2 इंटू मिनट, कितने मिनट हुए हैं, 12, 180 - 66 यानी 114। डी, अ पर्सन गोज 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट P टुवर्ड्स द नॉर्थ, इस पॉइंट P से सबसे पहले वो 100 मीटर गया, उसके बाद 70 मीटर साउथ, मतलब वापस नीचे आ गया 70, तो कुल मिला के ऊपर कितना गया भाई? 100 ऊपर गया, तुरंत आ गया 70 नीचे, तो वो कुल मिला के 30 मीटर ही तो है ऊपर।
यहाँ पे है वो इस पॉइंट से। आफ्टर दैट ही गोज़ अगेन 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। ये पॉइंट पी से चला था, इधर ईस्ट में 30 मीटर गया और ये क्यू पे रुक गया। हाउ फार इज़ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी, मतलब ये सीधी दूरी बताइए। ये एंगल 90 है, ये दूरी है 30√2 और पी से क्यू अगर आप देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, इस डायरेक्शन में जिसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो 30√2 नॉर्थ ईस्ट सी। सीधे से ये याद रखिए, ये अगर कोई 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको नहीं बताया जा सकता, बिकॉज वहाँ पे जो हम लोगों ने पिक लगाई थी, जो कि हाथ से बनाई गई पिक थी, वो मिसिंग है और उसी में सारा डेटा था। तो 18 और 19 को स्किप करिए और फाइनली आप बताइएगा 118 में से अपना स्कोर। उसके बाद सीधे आते हैं 20 नंबर पे। इस वाली सीरीज़ में x की वैल्यू कितनी है, तो 12 से 6 -6 का गैप मत ढूंढिएगा, बिकॉज अगला गैप आपको 0 मिलेगा। सीधे सोचिए 12 से 6 कैसे बना सकते हैं, तो आधा करके आधे से मल्टीप्लाई कर दिया 12 को तो 6 मिला। 6 से 6 कैसे बना सकते हैं, 6 को 1 से गुणा किया तो 6, 6 से 9, 1.5 से मतलब 3/2 से 9। तो पहले आधे से गुणा किया, फिर 1 से, फिर 1.5 से, अब की बार आप 2 से करोगे तो 9 2 18 वही दिया है। तो 2 से करने के बाद क्या करोगे, 2.5 से, यानी 5/2 45 सी। 21 नंबर में आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, यानी कि जो ऑपरेटर यहाँ पे हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उनको सीधे सीधे यूज़ ना करके आप यहाँ पे ऊपर जैसा दिया है वैसा ही करोगे। तो 55, 7, 9 और 72, 50 5 के बीच में इंटू का साइन है, इंटू के साइन का मतलब है डिवाइड बाई। 5 7 के बीच में डिवाइड बाई का साइन है, जिसका मतलब है माइनस। 7 9 के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है इंटू। और उसके बाद 9 72 के बीच में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है प्लस। ये 10 -7 9 63 प्लस 72, 72 10 82, 82 में 63 गया तो 19 ए। चूज दी ऑप्शन रिलेटेड टू दिस सीरीज। जैसी सीरीज यहाँ पे है 17 21 मतलब 4 का गैप, 21 27 6 का गैप, 27 35 8 का गैप, तो 4 6 8 ऐसा गैप वाली सीरीज ढूंढिए। तो 15 3 18 ख़त्म, 15 4 19, 19 6 25, 25 8 33, तो 4 6 और 8 का गैप आपको मिला कि नहीं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 23 नंबर, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है। जिस तरीके से एनिमल को ये लिखते हैं तो नेचर को क्या लिखेंगे, तो आपके पास वर्ड है एनिमल। A1 सबके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, N14 I9 M13 A1 L12, लेकिन इसको 7 1 7 9 9 1 ऐसा क्यों लिखा है, समझने की कोशिश करिए। तो उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, वही 1 यहाँ पे है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, और 196 के सम ऑफ डिजिट आपको देंगे 9 6 15 1 16, 16 में भी सम ऑफ डिजिट आपको देगा 7। तो इस 1 को यहाँ मत रखिए, इस 1 को यहाँ रखिए, और ये 7 आपको मिल गया। ऐसे ही I और M में देखिए, मतलब 2 2 आपको एक साथ लेने हैं और क्रिस क्रॉस सम ऑफ डिजिट लेना है, वो भी स्क्वायर करने के बाद। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 मतलब 8 1 9, यहाँ पे वही दिया है। 13 का स्क्वायर 169, 6 9 15 1 16, और 1 और 6 7, वही 7 आपको यहाँ दिया है। 1 का स्क्वायर 1, वही 1 आपको यहाँ दिया है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का डबल 8 1 9 आपको यहाँ दिया है। तो लॉजिक आप समझ गए होंगे, इसी को यहाँ लगा दीजिए।
NATURE। एक 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196, 9 6 15 116, 1 और 6 7। 20 का स्क्वायर 400, 400 के सम ऑफ डिजिट 4। 21 का स्क्वायर 441, 4 4 8 1 9। 18 का स्क्वायर 324, 4 3 7 2 9। 5 का स्क्वायर 25, 2 और 5 7। तो 17 94 79। 17 94 79, ऑप्शन सी। दीपांकर इज द ब्रदर ऑफ अमित। तो दीपांकर और अमित आपस में भाई भाई हैं। माधवी इज द सिस्टर ऑफ सीमा। माधवी और सीमा दोनों का पता नहीं है, इस वजह से इसको छोड़िए। अमित इज द सन ऑफ माधवी। अमित की माँ कौन है? माधवी। और इसी माधवी के बारे में कहा गया था कि ये सीमा की बहन है, तो माधवी और सीमा आपस में बहनें हैं। दीपांकर बताइए माधवी से कैसे संबंधित हैं? दीपांकर की अगर आप माँ की बात करेंगे तो ये हो जाएंगी माधवी, और उन्हीं माँ की बहन हो जाएंगी सीमा। यानी दीपांकर के हिसाब से सीमा जो हैं उनकी मौसी हुई, तो सीमा के हिसाब से दीपांकर क्या होंगे? तो दीपांकर होंगे भतीजे। सी